Yes, ma'am. Okay. So our last topic Ajax. Basically Ajax है क्या? फुल फॉर्म है इसकी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल. ठीक है. इसमें है क्या बेसिकली, इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज बोल सकते हो या मल्टीपल लैंग्वेजेस के काम, या फिर ये बोल सकते हो कि दोनों का मिक्सचर है. ठीक है. कलेक्शन है लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज जो डिफरेंट डिफरेंट है, वर्क करती हैं हमारी वेबसाइट में, तो उन सभी का कलेक्शन है बेसिकली. तो कौन कौन सी चीज़ों का कलेक्शन है इसमें, क्या क्या आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट आएगी. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारा एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए यूज़ करते थे वो हो गया. HTML या XHTML. HTML is normal HTML language and XHTML is XML with HTML features. CSS भी आएगी. XML HTTP रिक्वेस्ट जो हमने XML के डाटा को रीड आउट करने के लिए और PHP के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करना था वो वाला पार्ट. ये सारी चीज़ें जो हैं इन सभी का कलेक्शन है. तो आप ये नहीं बोल सकते कि एजेक एक टेक्नोलॉजी है, या ये भी नहीं बोल सकते कि एजेक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. आप यही बोलोगे कि ये एक ग्रुप है टेक्नोलॉजीज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का. तो उनमें कौन कौन सी ये आती हैं, ये सारी आएंगी. ठीक है. अब इसका यूज़ क्या है बेसिकली, अगर इसकी नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, तो आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हो, कुछ टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल आपने टाइप करना स्टार्ट किया वट इज़ एजेक्स, यही लिखना है. ठीक है. तो आपने जैसे ही WHAT वट लिखा तो नीचे आपको काफ़ी ऑप्शंस आएंगे, वट इज़ दिस वगैरह वगैरह वगैरह, जो हमें सर्च करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं. ठीक है. लाइक वहाँ पे लिखा हो सकता है वट इज़ PHP, वट इज़ एजेक्स, वट इज़ जो जो हो सकते हैं वट इज़ के बाद वो सारे वर्ड्स आ गए. अब उनमें से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, वो चीज़ आपकी मर्जी है. अगर सिलेक्ट करना सिलेक्ट करो, अदरवाइज आप अगला वर्ड टाइप करने लगते हो तो उसके साथ रिलेटेड कुछ वर्ड्स मिलते हैं. मतलब बेसिकली कीवर्ड्स जो हैं गूगल सुजेस्ट करती है कि कौन सा कीवर्ड आप सर्च कर सकते हो इस टाइम पे. ठीक है. तो उस टाइम पे अगर आपने नोट किया हो तो आप ये देखोगे कि उस टाइम पे हमारा जो वेब पेज है वो रिफ्रेश नहीं होता. सिर्फ हमारा सर्च में जो हमारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं सर्च के लिए, सिर्फ वही रिफ्रेश होते हैं. सो दैट इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ एजेक्स. वहाँ पे एजेक्स यूज़ हो रही है जिसमें हमारा पूरे के पूरे वेब पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब भी हम कुछ भी एजेक्स कोड उसमें ऐड कर दें. कोई भी एक्शन अगर आप पूरे वेब पेज में किसी एक पार्ट में एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपके एक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ काफ़ी चेंजेस हो रही हैं, तो उस टाइम पे हमारे सारा वेब पेज रीलोड नहीं होगा. अगर जावा की एग्जांपल लें तो जावा में हमारा एक एक्शन लिसनर आता है. एक्शन लिसनर का क्या काम होता है बेसिकली, आप जिस भी टूल पे उसे लगा दो तो उस टूल पे आप जैसे ही कुछ भी करने लगोगे, चाहे आप सिंगल उस पर टाइप कर रहे हो, एक करेक्टर टाइप किया जस्ट, तो वैसे ही उसने अपना सारा सारा प्रोग्राम जो भी उसके रिलेटेड काम है वो सारा चेंज करना है. फिर से आपने कोई वर्ड टाइप किया, आपने एंटर प्रेस नहीं करना, आपने कोई भी माउस क्लिक नहीं करना, बेसिकली बटन पे क्लिक नहीं किया, बट बिना बटन पे क्लिक किए भी आपको काफ़ी चेंजेस मिलते हैं. तो वो बेसिकली एजेक्स का ही यूज़ है वहाँ पे भी. ठीक है. तो आप ये बोल सकते हो कि एक टेक्निक है जो जिसकी हेल्प से हम अपने जो वेब पेजेस बनाते हैं उन्हें डायनामिक फील दे सकते हैं, डायनामिक लुक एंड फील दे सकते हैं. ठीक है. और उसकी फंक्शनिंग को हम एनहांस कर सकते हैं. तो एजेक्स में भी बेसिकली दो टाइप से हमारा डाटा ट्रांसफर होता है वेब पेजेस में. एजेक्स में असिंक्रोनस होता है. सिंक्रोनस दूसरा मेथड है, वो एजेक्स में नहीं यूज हो रहा. बट एक्चुअल में है क्या इन दोनों में डिफरेंस. सिंक्रोनस के केस में अगर हम बात करें, क्लाइंट ने एक वेब पेज को ओपन करने के लिए क्लिक किया, उसे वेट करना पड़ेगा जब तक उसका वेब पेज न्यू ओपन नहीं होता. और वो वेब पेज ओपन कैसे होगा, सर्वर की साइड जाएगी पहले रिक्वेस्ट, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को देखा कि उसने क्या भेजा है, फिर वो सारा का सारा न्यू वेब पेज वो क्लाइंट को सेंड करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज खुलेगा. ठीक है. जो पुराने वाला वेब पेज था वो वाला उसे विजिबल नहीं रहेगा, वो वाला भी एकदम से बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगा. ब्लैकआउट नहीं, बेसिकली वहाँ पे तो वाइट स्क्रीन हो जाती है खाली. ठीक है. तो वो भी सारा ब्लैंक हो जाता है. जितने टाइम तक हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने उसका पेज लोड करके हमें सेंड किया, उतने टाइम तक हमारा कोई भी हम काम नहीं कर सकते उस वेब पेज पे. दिस इज सिंक्रोनस. अगर असिंक्रोनस की बात करें तो उस केस में क्या होता है कि साथ ही साथ सारी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती रहती है. लाइक आपने कुछ भी किया, जस्ट एक सिंगल क्लिक भी करोगे आप अगर टेक्स्ट बॉक्स में,
तो वो वाली रिक्वेस्ट भी उस सर्वर के पास जाएगी, उसे पता चलेगा कि सिंगल क्लिक कर दिया है सर्वर पे किसी ने, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ एक भी वर्ड टाइप करोगे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, तो उस सर्वर के पास उसकी भी चली जाएगी कि हाँ इसने कुछ वर्ड टाइप किया है, इसके साथ रिलेटेड वर्ड कौन से हैं, वो सारे एज ए हिंट इसे प्रोवाइड कर। फिर आपने सेकंड वर्ड टाइप किया, देन उसके सारे हिंट्स मिल जाएंगे, दोनों वर्ड्स के कंबाइंड हिंट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से असिंक्रोनस वे में डाटा ट्रांसफर होता है। उस केस में आपको आपका पेज जो है वो ब्लॉक नहीं होता। जैसे जैसे आप हर एक इवेंट परफॉर्म करते रहते हो, साथ ही साथ अपडेट आते रहते हैं, तो हमें वेट नहीं करनी पड़ती कि हमारा ब्लैक पेज आए, मतलब ब्लैंक पेज आए उसके बाद हमें न्यू पेज ओपन हो। साथ ही साथ पेज अपने आप रिफ्रेश होता रहता है, अपने आप रीलोड होता रहता है। तो वो बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एजेक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं उस केस में। सेकेंड थिंग, यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम की फॉर्म में एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले तो वेब पेज हमारे पास ओपन था ब्राउज़र के पास, ठीक है, क्लाइंट के। तो उसमें से उसने कोई भी बटन पे क्लिक किया, HTTP रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने डेटाबेस के पास डाटा की क्वेरी भेजी कि उसने ये काम मांगा है, बता मुझे है तेरे पास या नहीं है। अगर तो होगा वो डाटा रिस्पॉन्स कर देगा, फिर वो न्यू पेज उसके पास आएगा। तो जैसे ही उसने फर्स्ट सेकेंड वाले स्टेप में HTTP रिक्वेस्ट भेजी, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप तब तक क्लाइंट का काम ब्लॉक हो गया। क्लाइंट आगे कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे वापस कुछ मिलता नहीं है। बट अगर आप सिंक्रोनस की तरफ देखो, तो उस केस में कोई स्टेप वाइज नहीं है, कोई स्टेप्स नहीं है, जस्ट एक वेब पेज ओपन है। जैसे जैसे क्लाइंट कुछ ना कुछ कर रहा है, साथ ही साथ सारा डाटा क्वेरी में भी जा रहा है, क्वेरी का रिस्पॉन्स साथ साथ आ भी रहा है। और बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल डायरेक्शंस में डिफरेंट एरोज लिए हैं, यही बताने के लिए कि किसी भी टाइम पे डाटा जा रहा है, किसी भी टाइम पे आ रहा है, साथ ही साथ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ टाइम गैप के बाद आ रहा है। सिंक्रोनस के केस में क्या होता है, क्लॉक पल्स की हेल्प से, अगर आपको याद हो डिजिटल में सिंक्रोनस जो भी चीज़ होती थी उसमें क्लॉक पल्स की हेल्प से काम होता था। जीरो पे काम हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लॉक पल्स पे काम होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे होगा। बट असिंक्रोनस में कोई क्लॉक पल्स नहीं होती, साथ ही साथ विदाउट ए टाइम गैप वो काम करेगा। अगर आपकी सेकंड क्लॉक पल्स अगर चेंज नहीं भी हुई तो भी आपकी रिक्वेस्ट साथ ही में सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। तो इस केस में वेटिंग रेट कम है, ब्राउज़र का हमारे रिस्पॉन्स टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ हमारी फंक्शनिंग की हम बेसिकली यूज़र की जो है व्यू वो इजीली मेंटेन हो रहा है, यूज़र को ईज हो रही है काम करने के लिए। अगर वो एक आधा वर्ड गलत भी टाइप करेगा तो उसे साथ ही में बैकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पे कि अगर इसमें कुछ भी वो सर्च कर रहा है तो उसे अगर बैक बटन पे क्लिक करना है तो वो सारा का सारा डाटा ही डिलीट हो जाएगा। बट इस केस में हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा था सिंक्रोनस के पेज में, तो हमें पुराने वाला डाटा मिल जाएगा अगर हमने गलत चीज़ को सर्च कर लिया किसी को। तो आगे देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं। पहले फीचर्स देखने हैं एजेक्स के क्या क्या फीचर्स हैं। एजेक्स जो है उसमें XHTML यूज़ होती है कंटेंट बेसिकली रेफर करने के लिए। कंटेंट जो है वो हमने लेना है जो भी डेटाबेस में से, उसके लिए XHTML यूज़ होगी। CSS प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होगी। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, एजेक्स में यूज़ हो रही हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और जावास्क्रिप्ट दोनों है, ये दोनों डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले, बेसिकली डायनामिक डाटा लेना, साथ ही साथ उसमें डिस्प्ले करना। लाइक एक वर्ड टाइप किया उसके बाद उसके रिलेटेड सारा डाटा आ जाए, उसके लिए यूज़ हो रहे हैं ये सारा कुछ। देन कन्वेंशनल वेब पेजेस में और वेब जिसमें एजेक्स यूज़ हो रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंट है। अगर कन्वेंशनल की बात करें तो सिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी उसमें, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप न्यू पेज पे जाओगे और आपका डाटा सेव होगा। बट अगर ये है हमारा कन्वेंशनल वाला पेज ड्रिवन कंसेप्ट बोलते हैं। बट अगर एजेक्स की बात करें तो जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगी, सारे रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे और उसी स्क्रीन पे रहेंगे। आप नेक्स्ट स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, डिफरेंट स्क्रीन पे नहीं आपको मूव करना पड़ेगा। उसी स्क्रीन पे आपको ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा दैट योर वेब पेज डाटा हैव बीन सेव्ड। देन XML वर्सेस एजेक्स। XML और एजेक्स में क्या डिफरेंस है। अगर XML की बात करें तो वो बेसिकली सिर्फ फॉर्मेट प्रोवाइड करती है सर्वर से डाटा लेने का, बेसिकली डाटा ट्रांसफर के लिए ही यूज़ हो रही है। बट जो एजेक्स है वो हमारा वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के साथ डील करने के लिए यूज़ हो रहा है। मतलब सारा का सारा ये जो ऊपर वाला काम हमने बताया, ये सारा का सारा काम एजेक्स के अंदर आता है। अगर XML की बात करें तो वो सिर्फ वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में डाटा क्वेरी और क्वेरी रिस्पॉन्स की हेल्प से काम करती है। एजेक्स जो है उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट है XML। Then next is, while using a web application with Ajax, a user can continue to use the application
while the client program request information from the server। मतलब वही कि अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है कोई सर्वर से, तो उस केस में क्लाइंट, ऐसा नहीं है कि जब तक उसको उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो रही तब तक क्लाइंट कुछ काम नहीं कर सकता, तब तक भी वो अपना अगला डाटा फिल करता रहे, ताकि जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो तो उसे साथ ही साथ अपडेट मिलते रहे। मतलब उसका वेब पेज अगर रीलोड नहीं होगा तो उसका कंटेंट सारा डिलीट नहीं होगा। तो आप उस केस में क्लाइंट को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर्वर के रिक्वेस्ट की, सर्वर के रिस्पॉन्स की। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल यूज़र नेचुरल यूज़र इंटरेक्शन होती है। बेसिकली हमें लगता है कि हमारा काम साथ साथ हो रहा है, यूज़र का काम इजीली अच्छी लुक एंड फील प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज को, ये बोल सकते हो आप इसमें। अब एजेक्स में कुछ ओपन स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से? इसमें एक तो हमारा HTML है, CSS है। ठीक है, HTML हमारा बेसिकली वेब पेज के फ्रंट एंड के लिए, CSS उसकी डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो XML के साथ हमारे HTML के डॉक्यूमेंट को वर्क करवाने के लिए, बेसिकली कंपेटिबिलिटी इशू ना आए उसके लिए। ठीक है, उसके बाद डाटा है वो XML के फॉर्मेट में स्टोर होगा, सर्वर से फेच होगा, तो उसके लिए हमारे पास XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो वाला भी यूज होगा। देन जावास्क्रिप्ट इसमें यूज होगी। जावास्क्रिप्ट का मतलब यूज क्या है? बेसिकली कुछ जस्ट जितना पार्ट सर्वर को चाहिए भेजना चाहिए उतना पार्ट भेजना है, सारा का सारा वेब पेज नहीं भेजना। जितना उसको चाहिए सिर्फ उतना भेजो, ताकि सर्वर उतने का रिस्पॉन्स करे। ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी फाइल ही भेज दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ईजी एग्जाम्पल समझनी है, आप ये बोल सकते हो कि मैंने आपसे कोई गूगल फॉर्म फिल करवाना है। ठीक है, उसमें आप एक तो ऑप्शन है कि मैं गूगल फॉर्म बनाऊं, सभी को अपना अपना खुलेगा, सभी अपना अपना डाटा फिल करेंगे, देन सबमिट करेंगे। दूसरा ऑप्शन है मैं एक एक्सेल शीट बनाऊं जो कि शेयर्ड हो। ठीक है, वो मैं आप सभी को शेयर कर दूं, आप सभी अपना डाटा फिल कर रहे हो, साथ ही साथ दूसरे का डाटा भी देख रहे हो। मतलब आपके लिए वो तो अननेसेसरी डाटा है ना, आपको क्या लेना देना दूसरे के डाटा से, आप सिर्फ अपना डाटा फिल करोगे। तो उस केस में बेसिकली अगर आप गूगल फॉर्म की एग्जाम्पल हो तो वो है एजेक्स। तो और जो हमारा एक्सेल शीट वाली एग्जांपल है वो है हमारी दूसरी नॉर्मल कन्वेंशनल हमारा जो वेब एप्लीकेशंस डील करती हैं, वो वाला। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? कॉलबैक्स बेसिकली यही कि हमें ट्रेडिशनल मेथड में हमारा पूरा लो पेज है वो पूरा रीलोड होता है, बट हमारा एजेक्स में पूरा पेज नहीं होता, सिर्फ जितना पार्ट उसने भेजना है, जितने पार्ट की उसको ज़रूरत है सर्वर को, सिर्फ उतना ही भेजेंगे। तो हमारी बैंडविड्थ यूज़ और लोड टाइम कम हो रहा है, कम बैंडविड्थ यूज़ होगी, कम हमारा लोड टाइम होगा, हमारा काम ईजिली और जल्दी परफॉर्म होगा। देन मेकिंग असिंक्रोनस कॉल, एजेक्स का तो नाम ही असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, तो बेसिकली इसमें असिंक्रोनस काम ही होगा। जो भी असिंक्रोनस का हमने पीछे मीनिंग समझा है वही सारा इसमें एक्सप्लेन करोगे। देन यूज़र फ्रेंडली है, हमें कुछ रीलोड करने के बाद हमारा अगर पेज कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे बैक कर सकते हैं, बट एजेक्स में ऐसा होगा हमें साथ ही साथ पता चलता रहेगा कि कुछ गलती तो नहीं की हमने। लाइक हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक अगर कर रहे हैं गूगल सर्च में, तो वो वहीं पे आपको आपको कई बार नीचे अंडरलाइन करके शो कर देता है रेड कलर की लाइन से कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट यूज़र फ्रेंडली है। इंक्रीज स्पीड, स्पीड तो जनरली इंक्रीज हो ही रही है क्योंकि हमारा पूरा पेज लोड नहीं हो रहा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा काम उसके पास जा रहा है। तो बेसिकली कॉल बैक वाला जो बेनिफिट है वही इंक्रीज स्पीड में आप लिखोगे। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ एजेक्स। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टाइम। जिसने बनाना है ये एजेक्स वाला वेब कोड, उसके लिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है बनाने वाले के लिए। यूज़ करना इजी है बट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइमिंग टाइमिंग काफ़ी लगेगी उसमें। देन मोर कम्प्लेक्स देन बिल्डिंग क्लासिक वेब एप्लीकेशन। जनरल सी बात है, काफ़ी कुछ उसमें ऐड होगा, काफ़ी सिलेक्ट ऑपरेशंस होंगे, एक्शन परफॉर्म जो जो करने हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड ब्राउजर कैन नॉट यूज द एप्लीकेशन। एजेक्स में जावास्क्रिप्ट तो यूज़ होगी ही होगी, तो अगर जावास्क्रिप्ट आपने अपने ब्राउजर में डिसेबल की हुई है तो वो आप आपकी वेबसाइट को नहीं ओपन कर सकते। Pages dynamically created using successive AJAX requests do not automatically register themselves with browser history engine. Means, for example, आपने कुछ हाँ, आपने गूगल में कुछ सर्च करना था, आपने लिखा व्हाट डू यू मीन बाय एजेक्स। ठीक है, बाद में आपने सोचा, अभी मैंने सर्च पे बटन पे क्लिक नहीं किया, जैसे ही आपने कुछ सर्च किया तो आपको नीचे नीचे काफ़ी उसके वो मिलते रहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में उसके हिंट्स मिलते रहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एजेक्स, देन उसके साथ आपने क्या टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने एजेक्स नहीं लिखना, आपने कुछ और लिखना है बाद में फिर से आप, तो आप बैक करोगे, फिर से आप लिखोगे कोई और वर्ड,
ठीक है। तो अगर आपने याद करना हो कि पहले आपने क्या लिखा था, तो आपके पास बैक जाने का ऑप्शन नहीं है। मतलब आपका डाटा सारा है जो एक ही बार आपने सर्च कर लिया वो वैसे ही रह जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं समझना तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आपने एक पेज में अ, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा है, उस पे आपके सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। टोटल 6 सेमेस्टर्स का ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब जो नीचे एरो पे क्लिक करके नीचे कुछ खुलता है, वो वाला लिस्ट बॉक्स खुलता है जिसमें, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आपने सेम 1 क्लिक किया फर्स्ट टाइम, तो सेम 1 के सारे सब्जेक्ट्स नीचे आ रहे हैं। सेकंड टाइम आप सेम 2 पे क्लिक कर रहे हो, तो आपके सेम 2 के सब्जेक्ट्स आ गए। तो अब अगर आप वापस से सेम 1 आपने देखना चाहते हो कि आपने इससे सेम 2 से पहले कौन-सा सेम क्लिक किया था, तो वो आप नहीं कर सकते एजेक्स में। क्यों? क्योंकि उस पेज को उसने रीलोड ही नहीं किया, तो वो हमारी ब्राउज़र की हिस्ट्री पे तो होगा ही नहीं। वो तो उसी पेज पे बार-बार चेंजेस एक्शन परफ़ॉर्म कर ही जा रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली ड्रॉबैक कि ब्राउज़र की हिस्ट्री में सेव नहीं है। अगर आपको बाद में थोड़े दिनों बाद उसके बारे में सर्च करना हो, तो आप नहीं कर सकते कि आपने क्या सर्च किया था उस टाइम पे। कम सिक्योरिटी है इसकी, क्योंकि हमारा सारा डाटा है जो क्लाइंट साइड पे सेव हो रहा है, सिर्फ सर्वर को वही भेज रहे हैं जो उसे चाहिए। तो अगर कोई हैकर वगैरह बैठा है क्लाइंट साइड पे आपके साथ बैठा है, तो उसके पास सारा डाटा जा रहा है। देन मेलिशियस कोड भी हो सकता है, ठीक है। तो वो तो बेसिकली हैकर्स वाला पार्ट ही आ जाएगा। देन आती हैं कुछ इसकी एप्लीकेशंस। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो गूगल मैप्स भी इसकी वेरी गुड एग्जांपल है। लाइक आपके पास मैप खुला है, वहाँ पे पॉइंटर होता है, आप अपना लाइक आपने जलंधर का मैप खोला, ठीक है। तो जलंधर में आप जैसे जैसे आगे आगे मूव करते रहो, आपका ऐसा नहीं है कि आप जैसे पॉइंटर को कहीं और लेके जाओ तो वो आपको सारा का सारा पेज ही रिफ्रेश कर दे, नहीं। वो मैप को वहीं रहने देता है, जस्ट आपका पॉइंटर जो है वो आगे पीछे होता रहता है। तो दैट इज बेसिकली यूज ऑफ एजेक्स। गूगल सजेस्ट जो हमारे नीचे एरो पे वही इन्होंने जो मैंने आपको एग्जांपल दी, गूगल पे आप कुछ लिख रहे हो तो सजेशंस मिल रहे हैं हमें साथ साथ, एरो की इसकी हेल्प से हम नेविगेट कर सकते हैं। तो वो भी इसी का फीचर है। जीमेल में अगर आपकी मेल्स की बात करें, तो एक बार अगर आपने मेल ओपन कर ली तो उसके बाद आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो तो आपकी अगली मेल भी ओपन हो जाती है साथ ही में। तो वो भी एजेक्स का ही यूज़ है। याहू मैप्स है, इसमें आप वही जो गूगल मैप्स का काम है वही याहू मैप्स का काम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें यूज़ हो रहा है, तो डेट्स वाई इन्होंने यहाँ पे भी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। अगर पेपर की बात करें तो पेपर में आपको क्वेश्चन यही आ सकता है कि एक्सप्लेन एजेक्स, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उसके लिए दैट इज़ इनफ फॉर यू। बट आपकी बुक में गिवन है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या है। बेसिकली एच टी टी पी रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट कैसे सेंड होती है। सबसे पहले हम अपने यू आर एल पे क्लिक, यू आर एल टाइप करते हैं ब्राउज़र में। सेकेंड स्टेप है ब्राउज़र सेंड करता है रिक्वेस्ट एज ए मैसेज, ठीक है। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर ने देखना कि कौन सा यू आर एल उसने मांगा है, वो डोमेन हमारे पास है या नहीं है। अगर होगी तो वो रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, और देन रिस्पॉन्स जो होगा वो ब्राउज़र के पास आ जाएगा और आपको वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये है प्रॉपर वर्किंग एच टी टी पी रिक्वेस्ट की। एच टी टी पी कैसे वर्क करता है हमारा प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी एजेक्स के बीच में अगर यूज़ हो रहा है एच टी टी पी, देन आपको ये भी थोड़ा सा इतना है कि इसका आप ओवरव्यू दिमाग में रखना। बाय चांस अगर क्वेश्चन आए तो आप अपने क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा इसका अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट हाँ एजेक्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपना क्वेश्चन लेंथी बनाने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सएमएल की एचटीटीपी रिक्वेस्ट। इस केस में हमारा एक्सएमएल यूज होगा। डिफरेंस क्या है पिछले वाले एचटीटीपी रिक्वेस्ट और इसमें? जस्ट डिफरेंस यही है कि जो हमारी रिक्वेस्ट इसने भेजी थी एज ए वेब पेज, और वापस सर्वर से जो भी आ रहा है, तो इस केस में जो भी डाटा स्टोर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो सारा डाटा एज सच इंग्लिश फॉर्मेट में नहीं जाएगा, वो एक्सएमएल की फॉर्मेट में जाएगा। डेट इज द ओनली डिफरेंस। एक्सएमएल के फॉर्म में जाएगा तो एक्सएमएल बेसिकली कोई भी अगर रास्ते में हैकर क्रैकर होगा तो उसे एक्सएमएल का कोड रीड आउट करना इज नॉट दैट मच इजी फॉर देम, बिकॉज उन्होंने हैकिंग में एक्सएमएल नहीं पढ़ी होती। अगर पढ़ भी ले तो बेसिकली एक्सएमएल आपको याद होगा, एक्सएमएल में यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं, यूजर डिफाइंड फॉर्मेट होता है। तो आप अगर कुछ और ही फॉर्मेट में डाटा लिख के भेज रहे हो, आपके ब्राउजर को पता है और आपके सर्वर को पता है, तो बीच में अगर कोई हैकर अटैकर आएगा भी तो उसे नहीं पता चलेगा कि क्या है।
तो उसके लिए बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड ही कर रहा है हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट, और ये HTTPS के साथ यूज़ हो रहा है, जो हमारा HTTP और SSL लेयर का कम्बिनेशन है सब प्रोटोकॉल उसमें। देन ये कैसे वर्क करेगा, स्टेप्स क्या हैं इसके। सबसे पहले डिफाइन इंस्टेंस ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट, इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। इंस्टेंस बनाने के लिए इन्होंने ये बेसिकली बताया कि कॉल बैक मेथड है जो यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन ने जावास्क्रिप्ट रिक्वेस्ट भेजी है, वो रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट बन के ब्राउज़र, मतलब बेसिकली है क्या, ये वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है ये है हमारा यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजनी है ब्राउज़र को, मतलब हमने कोई क्लिक किया ब्राउज़र पे, तो ब्राउज़र ने बेसिकली वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, वो HTTP के फॉर्म में ही जाएगी। देन वेब सर्वर ने डाटा स्टोर, मतलब अपने स्टोर के पास चेक किया, जो भी उसका डाटाबेस होगा उस पर चेक किया कि उसके पास वो रिक्वेस्ट फुलफिल करने का डाटा है या नहीं है। होगा तो वो वापस वेब सर्वर को भेजेगा। वेब सर्वर जब उसे भेजेगा तो वो XML की फॉर्म में डाटा भेजेगा, नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में नहीं भेजेगा। तो XML की फॉर्म में डाटा गया ब्राउज़र के पास, तो ब्राउज़र ने उसे HTML और CSS की फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करके उसे शो किया यूज़र को। दिस इज द वर्किंग ऑफ एजेक्स भी बोल सकते हो, XML HTTP रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि XML HTTP रिक्वेस्ट जो है वही यूज़ कर रहे हैं हम एजेक्स में। HTTP रिक्वेस्ट हमें पढ़नी जरूरी थी क्योंकि हमें XML का वर्किंग समझनी थी। तो बेसिकली अगर आप देखो इसमें भी वही स्टेप्स हैं, बस डिफरेंस क्या है कि जो डाटा है इसमें हमारा डायरेक्ट डाटा सेंड हो रहा था, मैसेज सेंड हो रहा था, इस केस में हमारा XML की फॉर्म में डाटा सेंड हो रहा है। प्रॉपर एग्जैक्ट वर्किंग उसकी ये वाली है। आप इसका ये डायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हो एजेक्स के बारे में बताने के टाइम। देन इन्हीं स्टेप्स को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सेम ही है, आप एक बार रीड आउट कर लेना ये वाला पार्ट भी। अब आ गई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ इनबिल्ट फंक्शंस और जो हमारे इनबिल्ट मेथड्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, वो क्या क्या है। एक है ऑन रेडी स्टेट चेंज, ये हम यूज करते हैं जब भी हम चेक करना चाहें कि हमारा सर्वर कनेक्टेड है हमारे क्लाइंट के साथ और अब हम अपनी रिक्वेस्ट स्टार्ट करें या ना करें, मतलब हम टाइप करना स्टार्ट करें या ना करें। बेसिकली एक होता कब है, जब हमारा वेब पेज ब्राउजर पे ओपन हो रहा होता है उसी टाइम पे ये वाला काम चेक करते हैं कि स्टेट चेंज कि हाँ ये रेडी है या नहीं है, चेक करना है। देन रेडी स्टेट, इसके कुछ पैरामीटर्स ने, इसकी वैल्यूज हैं 0 1 2 3 एंड 4। अगर तो अनओपनड है, मतलब हमने अभी तक ओपन नहीं किया अपने पेज को, तो वो 0 होगी उसकी वैल्यू रेडी स्टेट वेरिएबल की। अगर हमने पेज को ओपन कर लिया तो 1 होगी। अगर हमने कुछ टाइप करना स्टार्ट कर दिया साथ ही साथ सर्वर के पास हम भेज रहे हैं, देन इट विल बी द 2। देन अगर डाटा आ रहा है देन इट विल बी 3। अगर काम कंप्लीट हो चुका है, हमने ओके ओके कर दिया, छोड़ दिया अपना काम, देन इट विल बी 4। मतलब यूजर अब टाइप कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दिया उसने, उस टेक्स्ट बॉक्स में से अपना एरो भी बाहर ले आए, बाहर क्लिक कर दिया कहीं पे, देन इट विल बी 4। इनिशियली वैल्यू 0 होगी, देन कैसे कैसे उसकी वैल्यूज चेंज होंगी यही बस याद रखना है। देन रिस्पॉन्स टेक्स्ट और रिस्पॉन्स XML, ये बेसिकली अगर टेक्स्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, टेक्स्ट बेस में डाटा आ रहा है, देन इसमें आ जाएगा, इस वेरिएबल में आएगा, ये है हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये वाला वेरिएबल। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स XML, ये हमारा XML का कंटेंट स्टोर करेगा, होगा ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही, बट द थिंग इज इसे पता होता है कि XML का फॉर्म का डाटा है, तो अगर XML रीडर है आपके पास ओनली देन यू कैन रीड दिस वेरिएबल वैल्यू, अदरवाइज यू कांट रीड इट। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है, जस्ट इनके नाम याद रखने हैं, कुछ मेजर नहीं है, इजी है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ मेथड्स, अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो इन मेथड्स को अगर आप चाहते हो तो। अच्छा, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, वेट, हाँ दिस वन। बेसिकली अगर इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है, इन्होंने क्या किया है, एक पेज बनाया है, उसमें टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप कोई भी वर्ड टाइप करोगे तो उसके साथ यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आप कोई भी वर्ड अगर टाइप करोगे तो नीचे सजेशंस के साथ राइट साइड पे उसके साथ मिलते जुलते सारे नेम्स जो जहाँ पे इन्होंने सेव किए हुए हैं एरे की फॉर्म में, उसके साथ मिलते जुलते सारे नेम्स वहाँ पे सजेशंस की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने सारे एक एरे की फॉर्म में सारे सेव कर दिए। उसके बाद कुछ इन्होंने एजेक्स का कोड इम्प्लीमेंट किया। अब किया क्या है, इन्होंने एक वेरिएबल लिया क्यू, उसमें रिक्वेस्ट सेंड की है क्यू की। बेसिकली है क्या, इन्होंने क्यू वेरिएबल को सर्च करने के लिए बोला, ठीक है। तो आगे हिंट अभी तक कुछ नहीं है, इनिशियली हिंट इज एम्प्टी, तो क्यू की वैल्यू अगर तो हिंट के साथ मैच करेगी
देन कोई ना कोई आगे परफॉर्म करेगा। अगर नहीं करेगी मतलब कोई नहीं है हिंट उसके पास, यहाँ पे नोट ऑपरेटर है, तो वो कुछ भी नहीं कराएगा, वैसे ही बोल देगा कि हिंट कोई भी नहीं है, खाली है। अगर कोई हिंट होगा तो वो उसे इम्प्लीमेंट शो कर रहा है। कोडिंग को समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि कैसे वर्क करता है बेसिकली। कोडिंग नहीं आएगी आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, इन्होंने ए टाइप किया तो ए के साथ मैच करते जो जो वर्ड्स थे वो सारे इन्होंने यहाँ पे शो कर दिए। ये 2 वर्ड्स थे जिसमें ए था, तो उन्होंने वो शो कर दिए। अगर आप कोई और वर्ड टाइप करोगे तो उसके साथ मैचिंग जो भी यहाँ पे वर्ड्स होंगे वो वाले सारे शो करेगा। इनिशियल वर्ड्स के साथ कंपेयर किया इन्होंने, बीच में नहीं यूज किया, कंपेयर किया। जो भी वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा होगा वो सारे इन्होंने शो किए थे। 2 ही वर्ड्स थे, वो दोनों शो कर दिए इन्होंने यहाँ पे। तो कुछ ऐसे वर्किंग है इसकी, ठीक है। देन एजेक्स डेटाबेस के साथ कैसे डील करे, वही जो हमने पीछे समझा है वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे इन्होंने कुछ लेंथी फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो ये वाला डायग्राम बना लेना, फ्लो चार्ट यही वाला बना लेना। अगर आपने दूसरे वाला जो पीछे हमने डायग्राम समझा है एजेक्स की वर्किंग का, वो वाला भी आप कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर अवर एजेक्स। इतना ही है हमारा एजेक्स, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम। यहाँ तो आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन एजेक्स एंड इट्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि एजेक्स की वर्किंग एक्सप्लेन करो विद इट्स एप्लीकेशन। तो वर्किंग में आपने HTTP रिक्वेस्ट वाला जो हमने पढ़ा है, XML HTTP रिक्वेस्ट, वो वाला डायग्राम बना देना है, एजेक्स के बारे में लिखना है, और उसकी एप्लीकेशन जो हमने समझी है वो लिख देनी है। कोड नहीं आएगा आपको पेपर में। देन यहाँ पे इन्होंने, अगर आप देखो क्वेश्चंस इन्होंने जो बताए हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है ये वाली लिख दी है, XML HTTP रिक्वेस्ट क्या करता है वो बता दिया। देन सिर्फ इनके बारे में इन्होंने पूछा है, बट ये पेपर में आपको चांसेस कम है नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स वाई आई एम आस्किंग। बट आप एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, कई बार पेपर अगर किसी अच्छे पर्सन ने बनाया हो तो वो डाल भी सकता है, ठीक है, किस्मत है आपकी। नेक्स्ट इज कुछ फीचर्स, वो हमने पढ़ लिए ऑलरेडी। उसके बाद स्टेप्स आगे जो हमने अभी पढ़े थे, स्टेप्स पीछे एजेक्स की वर्किंग के वो वाले स्टेप्स हैं। एडवांटेजेस आगे एजेक्स के, नथिंग एल्स, ठीक है। इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। अब अच्छा अगर मैम, हाँ 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 जब बोलो। हम गूगल में कोई सर्च करते हैं हम्म मैम, उसमें भी तो उसमें एजेक्स यूज होता है। जैसे हम कोई भी सर्च बॉक्स में हमने कोई भी टाइप किया, जैसे कि हमें जनरली हमने व्हाट इज एजेक्स हमने टाइप करना है, तो हम्म उसके नीचे सजेशंस आ रहे थे कि तुम टाइप करनी है, तो हम्म मैम उसमें भी एजेक्स यूज होता है गूगल के। हम्म रुको दिखाती हूँ, लाइक दिस। अगर अब मैंने गूगल खोल ली है, इसमें अगर मैं कुछ भी, अगर आप देखो मैंने अभी जस्ट क्लिक किया है, ठीक है। क्लिक करने पे मुझे कुछ ना कुछ वो आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मैं अगर कुछ टाइप कर रही हूँ, लाइक वट, देन उसके साथ ही साथ हर वर्ड के साथ कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अगर मैं आर लिख दूं तो उसके अकॉर्डिंग अपने सारे नीचे हिंट्स मिल रहे हैं। ये सारे हिंट्स जो हैं वो मेरे पेज को रीलोड नहीं कर रहे। अब सिर्फ वो मेरे यहाँ पे जो हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं वही शो कर रहे हैं, वही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं वापस चली जाऊँ कुछ और टाइप करने लगूँ तो वो उसके अकॉर्डिंग अब हमारी रिक्वेस्ट को चेंज कर रहा है। तो ये बेसिकली एजेक्स का ही यूज है। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम पर आपने कहा था एक बार जब डिलीट कर दे तो सारा ही डिलीट हो जाता है वर्ड। सारा ही डिलीट नहीं, मैंने जैसे पर अभी अभी मैंने, तो लिखा है। वेट लिसन, अभी मैंने पहले वाट आर लिखा था, मैंने आर को डिलीट किया, इज लिख दिया। अब मैंने चेक करना हो मैंने पहले क्या लिखा था, इससे पहले वर्ड भूल गई मैं। अब इज से पहले मैंने क्या लिखा था, आर लिखा था, मुझे पता है, बट ब्राउजर के पास कहीं हिस्ट्री है इसकी कि मैंने क्या लिखा था? नो मैम। वो बोल रही थी मैं, ब्राउजर ने नहीं स्टोर किया कुछ भी उसका। ओके मैम। अच्छा अब अपना लास्ट प्रैक्टिकल भी देख लो क्या लिखना है। यही वाला प्रोग्राम जो भी हमने समझा, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया है, यही वाला प्रोग्राम है आपका लास्ट प्रैक्टिकल। हेडिंग लिख लो प्रैक्टिकल का क्या है। बोलो। हाँ जी मैम। ओके, टू इम्प्लीमेंट वेब पेजेस यूजिंग एजेक्स,
implement web pages using Ajax. अच्छा ऐसा करना, यहाँ से मत लिखना, आपकी बुक में ना पीछे प्रैक्टिकल गिवन है, तो मैं उसी का आपको PDF बना के भेज देती हूँ, प्रैक्टिकल 8 का, वो वहीं से लिख लेना, स्टेप वाइज लिखा हुआ वहाँ पे, तो आपके लिए इजी रहेगा वो लिखना वहाँ से। ये वाली PDF में भी मैं आपको भेज दूंगी, प्रैक्टिकल 8 जो बुक के पीछे गिवन है वो वाला भी मैं भेज दूंगी, तो आपकी मर्जी, आपने जैसे लिखना है वैसे। अगर आप बुक वाला लिखो तो इजी रहेगा आपके लिए भी, आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं। ठीक है, मैम 9 भी लिखा हुआ है उसमें? बेसिकली प्रैक्टिकल 10 है, और मैंने बुक में प्रैक्टिकल नंबर 8 ओके ओके गिवन है उसका, एजेक्स का। ओके मैम। हाँ मैम इसमें ना मैंने खोली है बुक, उसमें प्रैक्टिकल नंबर 8 है, और मैम इसमें सारे कोई क्रिएट एन एग्जांपल साथ में उसका बता रखा है कि एग्जाम से रिलेटेड। हाँ कोई बात नहीं, वो भी लिख लो, डोंट वरी। आपने अगर आप अगर लिख रहे हो कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिकल में आप टेंशन मत लो, लिख सकते हो आप। ओके मैम, आपको हमने पूछा था कि वो आपको याद नहीं करना वो वाला कोड, वो वाला कोड आपके पेपर में नहीं आएगा। वो जस्ट उन्होंने आपको एग्जाम्पल, प्रॉपर फुल फ्लेज एग्जाम्पल दिए पूरे वेब पेज की कि कैसे वर्क करेगा। ओके, और मैम 8 वाला सारा लिखना है इसमें, सारा लिखना है। 5 पॉइंट दे रखे हैं, हाँ हाँ, स्टेप दो सारे लिखने प्रोग्राम हैं, दो। सारे स्टेप्स लिखने हैं, 5 पॉइंट्स नहीं है, 8 हैं टोटल एंड तक, स्टेप्स 8 है। मैम मेरे नेक्स्ट पेज पे जाओ, हाँ 200 नंबर स्टेप पेज 8 पे। ठीक है, यस मैम, वो सारे स्टेप लिखने 8 है। हैं। ठीक, ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैम एक क्वेश्चन था मैम, हमें जैसे हमने अपने वेब पेज में एजेक्स को इम्प्लीमेंट करना, तो फिर कौन सी लैंग्वेज किस से हमें इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? PHP यूज करके या जावास्क्रिप्ट यूज करके? जावास्क्रिप्ट यूज करके भी कर सकते हो आप, PHP यूज करके भी कर सकते हो, बट द थिंग इज अगर आप PHP भी यूज कर रहे हो तो उसमें भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड यूज कर ही सकते हो। जावास्क्रिप्ट है क्या, वो भी स्क्रिप्ट ही होती है, PHP भी स्क्रिप्ट ही है, दोनों स्क्रिप्ट ही हैं, दोनों मिक्स हो सकती है एक दूसरे के साथ, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा मैम, ये एजेक्स एक वे है एक मेथड है। हाँ यूज। हाँ जी मैम, ये यूज उसमें अदर लैंग्वेजेस उसको एक अलग से टॉपिक बना दिया कि एजेक्स का काम